हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कर आर्ट्स क्लास में शिक्षा शास्त्र के वायरल मॉडल पेपर के जरिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपके पेपर में जरूर से जरूर प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और आपको अच्छे तरीके से याद भी करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से पेपर पैटर्न देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। तो जो मठ होता था, ये व्यवस्था किस जो है महत्वपूर्ण तत्व का माना जाता है? तो वैदिक शिक्षा का माना जाता है, या फिर जो है इस्लाम शिक्षा का, या फिर जैन शिक्षा का, या फिर बौद्ध शिक्षा का। तो जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन शिक्षा का केंद्र मान नहीं था? यानी जो मध्यकालीन है, इस समय में शिक्षा का केंद्र नहीं था। आगरा, जौनपुर, मालवा या तक्षशिला। तो देखिए इसमें आगरा भी था, जौनपुर भी था, मालवा भी था, लेकिन इसमें तक्षशिला नहीं था। जो तक्षशिला है, ये प्राचीन जो है समय का शिक्षा केंद्र माना जाता है। बात करते हैं, नेक्स्ट है, बनारस में यानी वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, ये पूरा नाम जो है इनका, ये एनी बेसेंट है। ठीक है, एनी बेसेंट ने की थी, ध्यान रखेंगे इसको। आगे है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, प्रयास और त्रुटि त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ता पे किया था, या फिर भैया जो है चूहा पे, या फिर बिल्ली पे, या फिर बंदर पे? तो जवाब होगा बिल्ली पर किया था। इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो 1 नंबर देकर जाएगा, 10 शब्दों में आंसर लिखना होगा, और 10 शब्द में मतलब कि आपको 1 से 2 लाइन। ठीक है, सीखने के मुख्य नियम जो है किसने प्रतिपादित किए थे? रुचि कितने प्रकार की होती है? निर्देशन केवल 2 उद्देश्य बताइए। छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? आरटी का विस्तारित रूप लिखिए, और फिर आरएमएसए का विस्तारित रूप लिखना है। दोनों में से कोई एक तो पक्का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसका उत्तर का। तो देखिए, पहला है, सीखने का जो मुख्य नियम है, इसका सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें प्रयास त्रुटि का सिद्धांत माना जाता है। दूसरे का आंसर है यहाँ पे, रुचि कितनी प्रकार की होती है? तो रुचि 2 प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक रुचि होती है, दूसरा अर्जित रुचि होती है। स्वाभाविक मतलब कि नेचुरल होती है, आपको अपने आप में एक नेचुरल इंटरेस्ट आता है। जैसे कोई चीज़ आप देखते हैं तो आपको लगता है यार मुझे ये भी करना है। ठीक है, तो आपको नेचुरल इंटरेस्ट है। दूसरा अर्जित जो है, यहाँ पे अर्जित नहीं आप प्राप्त करते हैं उसे, कोई भी आपको बताता है तब आपके उसमें रुचि आती है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है, निर्देशन के उद्देश्य। निर्देशन के उद्देश्य का मतलब यह है कि छात्रों को उनके कौशल और क्षमताओं के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन देना, पहला पॉइंट। दूसरा है, शिक्षा और करियर से संबंधित उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। ये निर्देशन यानी डायरेक्ट करना किसी को। ठीक है, डायरेक्ट करना मतलब बताना है कि भैया कि अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि इंटर के बाद मैं क्या करूं, तो आप उससे निर्देश देंगे कि इंटर के बाद आप ये कर लो, वो कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि शिक्षा और करियर से संबंधित उचित निर्णय लेने से सहायता प्रदान करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको निर्देश देना चाहूँगा। अगर दोस्तों आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आप सीबीबी कर आईटीआई गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 100% सटीक जानकारी आपको मिलेगी। 62,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस पे हैं। और अगर आपको आईटीआई करनी है तो फॉर्म कब आता है, एडमिशन कब होगा, कितना फीस लगता है, गवर्नमेंट से करें प्राइवेट से करें, सारी जानकारी 100% सही तरीके से आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, छनाई का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, आरटीई का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। आरएमएसए का विस्तारित रूप हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो है शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। 25 शब्दों में आंसर देना होगा, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप कोशिश करिएगा एक पेज में जो है 2 क्वेश्चन ज़्यादा आप ना लिखें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इनका भी उत्तर फटाफट आप देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्धकालीन जो है बौद्ध काल की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता, ध्यान और ज्ञान अर्जन था। इसकी कुछ विधियाँ यहाँ पे बताई गई हैं।
तो देखते हैं कौन सी विधि है। पहला है प्रवचन विधि। प्रवचन का मतलब होता है जिससे लोग कहते हैं ना प्रवचन दे रहे हैं, तो प्रवचन देने का मतलब एक जो है साधु महात्मा या कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, वहाँ पे भाषण देते हैं और जो है लोग उनको सुनते हैं। तो ऐसे गुरु होते थे, गुरु मौके रूप से ज्ञान प्रदान करते थे, यानी प्रवचन विधि। ठीक है। नेक्स्ट है संवाद और वाद विवाद। संवाद एवं वाद विवाद का मतलब ये कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षार्थियों को जो है समझ बढ़ाई जाती थी, यानी संवाद यानी बातचीत करके वाद विवाद करते हैं, जिससे कि गुरु उसका क्वेश्चन पूछते थे, बच्चे उसका जवाब देते थे, और फिर बच्चों को नहीं आता था तो बच्चे गुरु से सवाल करते थे, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अनुभव आधारित शिक्षा। अनुभव आधारित शिक्षा का मतलब ये है कि ध्यान और व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जो उनको अनुभव होता था उसी के आधार पर शिक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट है गुरुकुल की प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली का मतलब ये कि छात्र विहारों और मठों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उसे गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके अनुसार शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं, तो आइए इनकी भी देख लेते हैं। इन्होंने देखिए गांधी जी ने नई तालीम की अवधारणा दी है। ठीक है, यानी बेसिक एजुकेशन के बारे में कहा है इन्होंने कि कार्य, पहला है पॉइंट कार्य, कार्य आधारित शिक्षा, यानी शिक्षा को हस्तकला और उत्पादक आधार पर जो है जोड़ना चाहिए। यानी जो भी आप सीखे, जो भी आप पढ़ें, जैसे मैंने अभी आईटीआई के बारे में आपको बताया, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, देखिए आपके अंदर एक कौशल नॉलेज होगा और आपको टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाके आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से पा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, आप कोई भी शिक्षा ग्रहण करें तो हस्तकला या फिर उत्पादक के उससे जोड़ना है, या फिर कोई भी रोजगार आप भविष्य में आप उसे पा सकें। नेक्स्ट है वर्तमान में शिक्षा। वर्तमान में शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी की बजाय स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। ठीक है। अनुभवात्मक शिक्षा, यानी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब जो आपने देखा है वही आपने सीखा है, तो ये बढ़िया शिक्षा है। नैतिकता और चरित्र निर्माण, मतलब कि अहिंसा और सत्य की शिक्षा पर जो है आधार बनाना, और हमेशा जो है सत्य बोलना चाहिए, हमेशा जो है आपको कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है धारणा मन में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है एनी बेसेन के अनुसार भी शिक्षण की कुछ विधियां हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ सकता है। उत्तर देखते हैं यहाँ पे। आध्यात्मिकता पर आधारित शिक्षा। शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान भी है, यानी आत्मा का मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी आत्मा है उसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। आत्मा का मतलब आपकी सोच, आपकी नज़रिया, इसमें बदलाव है। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा प्रदान करने पर एनी बेसेंट ने जोर दिया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास पर ध्यान। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान का मतलब कि छात्रों की रुचि होनी चाहिए और क्षमता के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को 2-4 घंटा पढ़ाया जाए और बच्चों का मन लगे ही ना उसमें। ठीक है। पश्चिमी और भारतीय शिक्षा का समन्वय, यानी भारतीय संस्कृति और आधुनिक शिक्षा को जो है उसमें आपस में मिलाकर, यानी पश्चिमी शिक्षा और भारतीय शिक्षा को आपस में मिलाकर जो है अगर शिक्षा दिया जाए तो बेहतर शिक्षा हो सकती है। ठीक है। आगे है मालवीय जी के अनुसार भी शिक्षण की कुछ विधियां हैं, इनके भी बारे में समझ लेते हैं। इनमें से कोई एक विधि तो पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही। धर्म और नैतिकता पर आधारित शिक्षा, ये मानते थे कि इस भारतीय संस्कृति और संस्कारों का केंद्र भी जो है वो भी शिक्षा का माध्यम माना जाता है। और स्वतंत्र चिंतन एवं विचारों की अभिव्यक्ति, यानी छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए उनकी क्षमता को विकसित करना। जैसे अगर आपसे कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा, जैसे मान लीजिए उपनिवेशवाद लिखते हैं यहाँ पे, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है, आप इसको सोचिए और बताइए वो जो है उपनिवेशवाद क्या है। तो बच्चों को प्रेरित किया जाए, सोचने पर मजबूर किया जाए कि ताकि वो चीज़ समझ सके, वो चीज़ जो वहाँ पे लिखा गया है रटने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है। आगे इसमें लिख सकते हैं कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, यानी इन्होंने भी माना कि व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो भविष्य में कुछ टेक्निकल कोर्स करके अपना कोई न कोई रोजगार कर सके। ठीक है। आगे है सर्वांगीण विकास। देखिए शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक जो है उन्नति पर बल देना, ये सर्वांगीण विकास में पूरी तरह से बच्चों का विकास होना चाहिए, पूरा शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति भी बल देना चाहिए। ठीक है। आगे है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा में कुछ योगदान दिया है। आइए बात करते हैं उनका क्या क्या योगदान रहा है। शांति निकेतन की स्थापना की थी, पहला पॉइंट इन्होंने। तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा देने का अनूठा प्रयास इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट है मुक्त शिक्षा प्रणाली, अनुशासन थोपने के जो है बजाय रचनात्मक स्वतंत्रता का बढ़ावा देना, ये जो है इसमें इन्होंने इसका जो है उपयोग किया था, योगदान दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें है संगीत, कला, साहित्य पर जोर देना, यानी शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित ना रखा जाए बल्कि कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से भी उसे जोड़ा जाए। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का दृष्टिकोण, यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, जहाँ विभिन्न देशों की शिक्षा पद्धतियों को समन्वय हुआ है और इस प्रकार से पूरा का पूरा शिक्षा में उन्होंने इस प्रकार से योगदान दिया था। अगला पॉइंट इसमें है कि पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा क्या है, तो उसमें लिखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सतत विकास और पर्यावरण जो है समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रति जागरूक किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ अवयव हैं, मतलब कि तत्व हैं। तो पहला तत्व देखिए इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान, यानी पूरी जो हमारी इकोसिस्टम उसके बारे में और जैव विविधता के बारे में संरक्षण करना, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना था। ठीक है, इसके बाद है जलवायु परिवर्तन की समझ के बारे में बताना है। ठीक है, और महत्व के बारे में लिख सकते हैं इसमें कि यह छात्रों में जिम्मेदारी की भावना, सतत विकास की सोच और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान विकसित करना, ये जो है इसमें आप लिख सकते हैं। वही बात करें शिक्षण विधियाँ, तो देखिए शिक्षण विधि में क्या लिख सकते हैं कि इसमें इन्होंने कहा कि व्यवहारिक कार्य ये जो होना चाहिए, यानी व्यवसाय की जो है उद्देश्य होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है जो है परियोजना आधारित शिक्षा। परियोजना मतलब एक ऐसी प्लानिंग बनाना है जिसके आधार पर आप कुछ भविष्य में कर सके, ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का मतलब ये कि कहीं आप जाएं और वहां पे सीखें, देखकर सीखिए, इसे फील्ड विजिट कहा जाता है। ठीक है, तकनीकी साधनों का उपयोग। तकनीकी साधनों का उपयोग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करके उस साधनों का उपयोग करके सीखें, उस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपका पर्यावरण शिक्षा न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आप दे सकते हैं इस प्रकार से। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके यहाँ पे दिया रहेगा, आप इसको भी कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक करना होगा। जैसे सामाजिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, सामाजिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद जो है बुद्धि की व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, और पंडित मदन मोहन मालवीय के सच्चे विचारों का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला यहाँ पे रहेगा निबंधात्मक परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनके गुण दोष के बारे में लिखिए और महात्मा गांधी के सच्चे विचारों की विवेचना कीजिए और निम्न बिंदु के आधार पे उनको बताइए। यह शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, शिक्षण विद्या कैसी थी, पाठ्यक्रम क्या था, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि शिक्षण महात्मा गांधी के द्वारा कैसे जो है उन्होंने शिक्षा के बारे में बात कही है। आइए इसका फटाफट उत्तर देख लेते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे प्रश्न है शैक्षिक स्तर पर इसके प्रमुख कार्य, तो इसमें लिखेंगे शैक्षिक जो है स्तर का अर्थ, इसमें लिखेंगे शैक्षिक स्तर का जो है शैक्षिक स्तर का तात्पर्य किसी भी देश, समाज या जो है समुदाय में शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्ध और प्रभावशील से है, यानी प्राथमिक और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर जो है इसके अनुसार मापा जाएगा। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि शैक्षिक स्तर क्या होना चाहिए, यानी शैक्षिक स्तर को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है कि पहला है कि आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब है कि गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल पाती है, पहला पॉइंट। ये जो गरीब परिवार बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। दूसरा है संरचनात्मक समस्या, यानी स्कूलों की कमी, शिक्षकों का अनुपलब्ध और संसाधनों की कमी कारण जो है ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में तीसरा लिखेंगे लैंगिक भेदभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और सरकारी नीतियाँ शिक्षा संबंधी योजनाओं को जो है सही क्रियान्वयन करने के लिए सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है परंपरागत सोच, यानी कुछ समुदाय में शिक्षा का महत्व नहीं दिया जाता है, लोग मानते हैं कि शिक्षा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे इसमें जो है तकनीकी प्रगति का प्रभाव, यानी डिजिटल शिक्षा का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात करें निष्कर्ष के रूप में, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं कि शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा, आधुनिक तकनीकी और जो साधन है उनका उपयोग किया जाए और शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जाए। ठीक है, आगे है कि यहाँ पे सामाजिक शिक्षा क्या है, उसकी प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हेडिंग डालेंगे सामाजिक शिक्षा का अर्थ और इसके बारे में लिखेंगे सामाजिक शिक्षा का अर्थ समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान देना होता है जिसमें जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप भाई समाज में लोग रहते हैं तो समाज में उनकी सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक और इन सबसे संबंधित ज्ञान देना ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बन सके, ऐसा ना हो कि समाज पूरा बर्बाद हो जाए। ठीक है,
आगे है औपचारिक शिक्षा से अलग होती है और इसमें सामाजिक जागरूकता, नागरिक कर्तव्य और नैतिकता के और पर्यावरण जो है सुरक्षा से संबंधित विषय इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसके सामाजिक शिक्षा के प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करें तो देखिए क्या क्या समस्या हो सकती है। तो देखिए पहला है साक्षरता की कमी, यानी कम पढ़े लिखे होना, अनपढ़ लोग जो है सही जानकारी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है सरकारी उपेक्षा। सरकारी उपेक्षा का मतलब ये है कि सामाजिक शिक्षा के लिए पर्याप्त नीतियां और संसाधन नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, अधूरी जानकारी। कई बार गलत सूचना समाज में भ्रम फैला देती है और लोग उससे जो है प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारियां फैल जाती हैं, गलत धारणाएं हो जाती हैं मन में लोगों के। तकनीकी संसाधनों की कमी। डिजिटल माध्यमों का कई लोगों को आधुनिक समाजों में मुद्दों को दूर रखता है, यानी जो भी टेक्निकल चीज़ें आती हैं वो लोग उससे दूर हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या टेक्निकल। जैसे एआई है, एआई के बारे में बहुत कम लोग को पता है। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में बहुत कम लोग को पता है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी मानसिकता, मतलब सामाजिक बदलाव को अपनाने में कई समुदाय संकोच करते हैं और उसे बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, निष्कर्ष में लिखना चाहते लिख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि बुद्धि के व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो इनके बारे में एक एक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत परीक्षण, यानी परिभाषा में लिखेंगे कि व्यक्तिगत परीक्षण में एक बार केवल एक व्यक्ति की बुद्धि का आकलन किया जाता है, मतलब एक बार केवल एक व्यक्ति का जो है आकलन किया जाता है। यह परीक्षण आमतौर पर मनोवैज्ञानिक द्वारा लिए जाते हैं और जो है अधिक विस्तृत होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण और विशेल इंटेलिजेंस स्केल, इसके द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं कि जो है यह अधिक गहराई से व्यक्ति के मानसिक क्षमताओं को परखता है। इसमें जो परीक्षक होते हैं, जो परीक्षण देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके बीच सीधे संवाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यह अधिक समय लेने वाला और महंगा होता है। छोटे बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को जटिल मानसिक और स्थितियों की विश्लेषण करने में उपयुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट सामूहिक परीक्षण। तो उसमें देखिए परिभाषा में लिख सकते हैं कि सामूहिक परीक्षण में केवल एक ही समय में कई व्यक्तियों की बुद्धि का आकलन किया जाता है, यानी सामूहिक समूह, सिंपल सी बात, नाम से देखिए सामूहिक परीक्षण यानी समूह में किया जाने वाला परीक्षण। जैसे स्कूल के बच्चों में किया जाता है, ठीक है, कंपनियों की जो है उन सेना में किया जाता है। इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। बाकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो देखिए इसमें लिखेंगे एक बड़े समूह का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त समय और संसाधन की बचत होती है। इसमें परीक्षक और प्रतिभागियों के बीच प्रत्यक्ष जो है संवाद की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें वहीं पे यह पारंपरिक जो है प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में मददगार होता है, लेकिन व्यक्तिगत मानसिक क्षमता की जो है कोई गहराई से विश्लेषण सक्षम नहीं होता है। तुलनात्मक अंतर में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करेंगे। आप इस अंतर को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ विशेषता लिखेंगे उसकी, यहाँ व्यक्तिगत परीक्षण, यहाँ सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण में केवल एक व्यक्ति होता है और सामूहिक में कई सारे जो है व्यक्ति उसमें होते हैं। ये परीक्षण विधि हो जाएगा। दूसरा उदाहरण में देखिए, उदाहरण में आप इसका नाम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ समय की बात करें, समय में लिख सकते हैं कि इसमें समय अधिक लगता है, इसमें समय थोड़ा कम लगता है। और परिणामों की सटीकता की बात करें तो इसमें अधिक सटीक और विश्लेषणात्मक होते हैं, इसमें तुलनात्मक जो है कम सटीक होते हैं। ठीक है, अगर उपयोगिता की बात करें तो उसमें जटिल जो है मानसिक विश्लेषण होता है और बड़े समूहों और जो है औसत बुद्धि का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, लागत की बात करें यह महंगा होता है, यह अपेक्षाकृत सस्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे निष्कर्ष में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जो है सच्चे विचार एवं उनके प्रकारों के बारे में बताना है। तो देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार पहले समझते हैं। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा का मतलब ये कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी शिक्षा प्रणाली पर बल दिया है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का जो है इसमें लिखेंगे शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करना भी इसमें बताया है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। इन्होंने व्यापारिक शिक्षा को आवश्यक माना है। ठीक है, और वहीं बात करें चौथा पॉइंट, स्वतंत्र और समाज सुधार में शिक्षा के माध्यम में समाज में कई प्रकार के सुधार पर जोर दिया गया है। ठीक है, शिक्षा के प्रकार अगर मालवीय जी के अनुसार बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है धार्मिक शिक्षा, यानी नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर आधारित
शिक्षा थी। और व्यवसायिक शिक्षा तकनीकी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की शिक्षा। सामाजिक शिक्षा में समाज में जागरूकता और नागरिक कर्तव्यों की शिक्षा इसमें दी जाती। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप इनको और अच्छे से जो है देख सकते हैं। इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से जो है आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।